यो वेलकम। मैं हूँ अमृता और मैं लेके आई हूँ एक थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म। एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जहाँ पे ना वो 20 साल तक एक ऐसी दुनिया में रह रहा था जो उसके दिमाग ने क्रिएट की थी। जी हाँ, 20 साल तक वो अपने अलग ही रियलिटी में रह रहा था और उसे मेन जो बाहर जो चीज़ चल रही है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उसका दिमाग उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है, उसे रियलिटी से, रियल वर्ल्ड से वंचित क्यों रखता है, ये हमें इस मूवी में पता चलता है। कुछ उसके साथ एक दुखद घटना कुछ हुई थी जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ था। और तब हमें मूवी का मेन प्लॉट पता चलता है एंड सीरियसली सर चकराने वाला ये प्लॉट है। मैं बात कर रही हूँ मूवी फॉरगॉटन की, जो कोरियन ड्रामा है और 2017 में रिलीज हुई थी। काफ़ी मस्त मूवी है, मिस्ट्री थ्रिलर एकदम मस्त है। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग, अगर आपको सैड एंडिंग पसंद नहीं है या फिर आप सॉफ्ट हार्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज मूवी बहुत ही मस्त है। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी जब शुरू होती है तब दिन होता है 5 मई 1997। ओके, हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पे बड़ा भाई होता है यूनसुक, जो ग्रेजुएट था और काफी होशियार था। लोगों की रिस्पेक्ट करना कोई भी बुरी आदत नहीं थी, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था। तो उसका छोटा भाई होता है जिनसुक। इनके अलावा इनके माता पिता ऐसे फैमिली में होते हैं। ये लोग 5 तारीख को अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। जिनसुक इस लोकेशन पे पहली बार आया था, लेकिन उसे ऐसा ही लग रहा था कि कई बार वो यहाँ पे आ चुका है। आगे घर में सामान रखते वक्त एक आदमी जिनसुक को पूछता है कि क्या तुम बड़े भाई हो और युनसुक आपका छोटा भाई है, जिसे सुन के जुनसुक काफी चौंक जाता है क्योंकि वो खुद 21 साल का दिख रहा था और उसका बड़ा भाई युनसुक 30 साल के आसपास था। फिर भी कोई आदमी ऐसा सवाल क्यों करेगा, ये सुन के उसे काफी अजीब लगता है। घर में मूव होने के बाद वो एक कमरे को देखता है जो बंद था, जिसपे उसकी माँ कहती है कि ये पुराने ओनर का है और अभी के लिए बंद ही रहेगा। लेकिन रात में खाना खाते वक्त अचानक से उस ऊपर के कमरे से कुछ हेवी सामान गिरने की आवाज आने लगती है। जुनसुक उसे देखने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है, कहती है कि शायद बादल गरजने की आवाज है, बारिश हो रही है। वो भी इग्नोर करता है। खाना वाना होने के बाद दोनों भाई अपना अपना काम करते हुए सो जाते हैं, लेकिन तभी वापस उस कमरे से आवाज आने लगती है और जुनसुक अचानक से उठ के देखने जाता है। लेकिन तभी युनसुक भी उठ जाता है और मानो वो जिनसुक का पीछा करने लगता है कि वो क्या कर रहा है। और फिर दोनों भी भाई कान लगा के सुनने की कोशिश करते कि चल क्या रहा है, लेकिन अचानक से आवाज बंद हो जाती है। ये देख के फिर युनसुक उसे कहता है कि भाई तुमने ना दवाई नहीं ली होगी टाइम पे, इसीलिए ये सारे वहम हो रहे हैं। यहाँ पे जिनसुक एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज था। छोटी छोटी चीजों से डरना, हाइपर टेंशन लेना, ये सारी चीजें उसे होती थी। इसीलिए फिर युनसुक उसे दवाई देता है और थोड़ी देर के बाद दोनों भी घर से बाहर जाते हैं ताजी हवा लेने के लिए। लेकिन वहीं पे एक हादसा होता है और युनसुक को कुछ लोग गाड़ी में डाल के किडनैप करके लेके जाते हैं। जुनसुक उस गाड़ी का पीछा करता है लेकिन बचा नहीं पाता, बट वो नंबर नोट करके लेता है। घर आने के बाद माता पिता को सब कुछ बता देता है, लेकिन इस हादसे के कारण वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन पुलिस को ये सारी डिटेल्स देता है, गाड़ी का नंबर भी देता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। दिन बीत जाते हैं, पुलिस को ना तो वो गाड़ी मिलती है और ना ही किडनैपर, और यहाँ पे जुनसुक की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। अब ऐसे ही 18 दिन बीत जाते हैं और 19वें दिन युनसुक अचानक से घर आ जाता है, लेकिन उसको पिछले 18 दिन में क्या हुआ था ये कोई भी बात याद नहीं थी। डॉक्टर कहते हैं कि शायद बुरे हादसे के कारण टेम्परेरी उसे चीजें याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें याद आएंगी। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद जुनसुक जब अपनी दवाई ले रहा था तब उसका भाई उसे बुलाता है और वो अपनी एंजाइटी की दवाई मिस कर देता है। खाना होने के बाद युनसुक अपने काम पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी जुनसुक नोटिस करता है कि उसका भाई अब काफी नॉर्मल चल रहा है, दोनों भी पैरों से सही। वो युनसुक को रोकते हुए उसे पूछता है कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया, लेकिन युनसुक बात को टाल देता है और अपने काम पे निकल जाता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात में फिर खाना खा के दोनों भी भाई सो जाते हैं। बीच रात में युनसुक अचानक से उठता है और जुनसुक के पास आके खड़ा हो जाता है। युनसुक के हाथ में वही लीड वाली पेंसिल थी और वो जुनसुक के पास काफी गुस्से से देख के बार बार पेंसिल के लीड को क्लिक कर रहा था ताकि जॉन विक की तरह पेंसिल से उसे मार डाले। मानो किसी चीज से युनसुक ट्रिगर हुआ था, उसे अपने छोटे भाई पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऐसे करते अचानक से लीड टूट जाती है और वो शांत होकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जुनसुक भी सोया नहीं था, अपने बड़े भाई की ये सारी हरकत वो देख लेता है।
आगे वो देखता है कि यूनसुक गाड़ी में बैठ के कहीं पे निकल रहा है, तो ये भी उसका पीछा करने लगता है। एक जगह पे गाड़ी जाके रुकती है तो उसका बड़ा भाई वहाँ जाने के बाद सिगरेट पीने लगता है और एक गली में चला जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद जिनसुक काफी शॉक में चला जाता है। आगे वो देखता है कि जो पुलिस इनके घर पे आए थे वो यहाँ पे ही है और वो यूनसुक को बॉस बुला रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन यूनसुक का एक आदमी इसको देख लेता है। सब लोग जिनसुक का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ के बेहोश किया जाता है। अगले दिन सुबह जिनसुक की आँख खुलती है, तब वो वहीं पे स्टडी टेबल पे सोया हुआ था। यूनसुक को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो डर के बाथरूम में भाग जाता है इससे बचने के लिए। यूनसुक उसे शांत कराने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई तुम मुझे देख के डर क्यों रहे हो। तो जिनसुक उसे कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम एक बहरूपिये हो और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यूनसुक उसे शांत करके उसे बताता है कि शायद उसने अपनी दवाई नहीं ली है, इसीलिए ये सारी चीजें उसका वहम है। और बाद में उसे कहता है कि जो भी चीजें हुई थी, जो तुम देख रहे हो कि टैक्सी, तुमने मुझे देखा यहाँ पे, ये सारी चीजें एक वहम का हिस्सा है। मैं रात भर इधर ही सोया हुआ था। फिर जुनसुक भी नोटिस करता है कि शायद हाँ उसने दवाई नहीं ली थी। थोड़ी देर के बाद वो शांति से अपनी स्टडी कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि टेबल की साइड में पेंसिल की लीड गिरी हुई है, जो रात में यूनसुक क्लिक कर रहा था। यानी जो भी कुछ उसने देखा वो वहम नहीं था। और एकदम से उसे क्लिक होता है कि दरअसल रात में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बातें उसने यूनसुक को नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी उसको कैसे पता चल गई। और अचानक से वो अपने भाई को देखता है कि वो अभी राइट लेग से लंगड़ा के चल रहा है, जबकि उसके लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम थी। इन बातों से तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये उसका बड़ा भाई नहीं है, तो कोई बहरूपिया है। फिर ये सारी चीजें वो अपनी माँ को बता देता है। ये सुन के माँ भी डर जाती है और दोनों प्लान बनाते हैं कि रात में ये लोग यूनसुक पे नजर रखेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पानी पीने के लिए नीचे आता है और अचानक से माँ की बात सुन लेता है। माँ फोन पे किसी से बात कर रही थी। वो कहती है कि इस बदमाश को सारी बातें पता चल चुकी है, उसको शायद हम पे भी शक हुआ है। अब ये सुनने के बाद तो जिनसुक डर जाता है और उसे पता नहीं चलता कि माँ यहाँ पे मतलब क्या कह रही है। शायद ये उसकी असली माँ और पिता भी नहीं है। इन सारे बातों से परेशान कंफ्यूज होके वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से बाहर उसके पिता आ जाते हैं और उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। ये सब लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो डर के वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए एक पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। और जिनसुक पुलिस को सारी हकीकत बता देता है। और पहले तो पुलिस भी जिनसुक के सारे रिकॉर्ड लेके उसके बारे में डिटेल्स निकालती है। पुलिस देखते हैं कि जिनसुक का जन्म दरअसल 77 में हुआ था, लेकिन अपनी उम्र वो 21 साल बता रहा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड के अनुसार तो उसकी उम्र 41 होनी चाहिए थी, 41। ये सुनने के बाद तो जिनसुक और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो आज की तारीख पूछता है तो पुलिस कहते हैं कि आज 5 मई 2017 है। ये सुनने के बाद तो जिनसुक के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ दिनों के पहले ही ये लोग नए घर में जब शिफ्ट हुए थे तब 5 मई 1997 था और कुछ ही दिनों में 2017 कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी अचानक से वो अपना चेहरा आईने में देखता है और देखते ही उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे वो 21 साल का नौजवान नहीं बल्कि 41 साल का बहुत बड़ा आदमी दिख रहा था। उसने अभी तक अपना चेहरा आईने में कभी भी देखा ही नहीं था, घर में एक भी आईना नहीं था। ये सब देखने के बाद वो भाग के घर चला जाता है और घर में सबको बुलाने लगता है। और वो नोटिस करता है कि जो कमरा आज तक बंद हुआ था वो खुला है। जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पे एक लड़की का पुतला गिरा हुआ था मरे हुए हालत में। आसपास सब कुछ सामान और खून फैला हुआ था। और तभी वहाँ पे यूनसुक, उसके माता पिता आते हैं। इनको देख के जिनसुक पूछता है कि ये सब क्या है और मैं कौन हूँ, मेरे असली माता पिता कहाँ पे हैं। अब यहाँ पे यूनसुक उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा इस रूम को देख के। तो यूनसुक जवाब देता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इस पर यूनसुक निराश हो जाता है और कहता है कि शायद हम फिर से फेल हो गए, हमें वापस ट्राई करना होगा। और यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। कहानी जाती है 20 साल पहले यानी 97 में। यूनसुक कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि इसी घर के इसी रूम में 20 साल पहले एक लड़के और उसके माँ का मर्डर हुआ था। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन उस मर्डरर का कुछ पता नहीं चला और वो केस ओपन ही रह गया। आगे 20 साल बाद यानी 2017 में यूनसुक उस मर्डरर को देख लेता है और वो पहचान जाता है। असलियत में यूनसुक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो इस केस पे काम कर रहा था। और यहाँ पे मर्डरर जिनसुक था, वो उसका असली में भाई भी नहीं था और ना ही ये उसके असली में माता पिता थे। जिनसुक ने मर्डर किया है ये बात तो यूनसुक को पता थी, लेकिन वो इस जुर्म को उससे कबूल करना चाहता था, इसीलिए कई दिनों तक पकड़ के उसको टॉर्चर करता है। लेकिन फिर भी यूनसुक कुछ भी कबूल नहीं करता। लेकिन फिर यूनसुक एक साइकाइट्रिस्ट को वहाँ लाता है
जो जुनसुक को पूरी तरीके से चेक करते हैं और उनको पता चलता है कि दरअसल जुनसुक को डिसोसिएटिव एमनीशिया हुआ है, यानी उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अब डिसोसिएटिव एमनीशिया में उस इंसान को सही रखने के लिए उसका दिमाग उस इंसिडेंट को सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है, जिसके कारण वो इंसान उस दुखद घटना के बारे में पूरी तरीके से भूल जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। जुनसुक की असली उम्र भी दरअसल 41 साल थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि युनसुक कौन था और उसे जुनसुक मर्डरर है ये कैसे पता चलता है। वेल धीरे धीरे सारी गुत्थियां आगे खुलती है। अब जुनसुक को एमनीशिया हुआ था, इसलिए अगर ये केस सॉल्व करना है, उससे कन्फ्रंट करना है, तो उसे उस हादसे के बारे में याद दिलाना जरूरी था। इसलिए युनसुक एक पूरा प्लान बनाता है। वो पहले तो जिनसुक को हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सारी जानकारी लेता है। उसकी लास्ट मेमोरी थी 1997 में, जब वो अपने फैमिली के साथ गाड़ी से जा रहा था। तो ये लोग उस मेमोरी को रिक्रिएट करते हैं और जिनसुक को उसी मर्डर वाले घर में लेके आते हैं। प्लान के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद मर्डर वाला जो रूम है वो वैसे ही सेटअप करेंगे और जुनसुक को अचानक से वहाँ पे लेके जाएंगे ताकि मर्डर सीन देखने के बाद वो शॉक हो जाए और उसे सारी चीजें याद आ जाए। पर जिनसुक को कुछ भी चीजें याद नहीं आती। हर फेल्ड अटेम्प्ट के बाद जिनसुक को वापस हिप्नोटाइज किया जाता और उसे बताते कि अभी साल है 97 और उसके माता पिता भाई के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा ये साइकिल कई बार चल रहा था। इसलिए मूवी के स्टार्ट में जब वो इस जगह को देखता है तब उसे लगता है कि वो यहाँ पे पहले भी आ चुका है। जुनसुक के अनुसार ये साल है 97 और वो 21 साल का है। इसीलिए जब इस घर में शिफ्ट होने आते हैं तब वो इंसानों से पूछते कि क्या तुम बड़े भाई हो, क्योंकि दरअसल ये 41 साल का दिख रहा था और युनसुक 30 साल का। उस रूम से बार बार आवाज आ रहा था क्योंकि यहाँ पे युनसुक के ही आदमी ये रूम पूरा सेटअप कर रहे थे, मर्डर सीन को रिक्रिएट कर रहे थे। युनसुक का प्लान अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ लोग युनसुक को किडनैप करते हैं। युनसुक ने एक फ्रॉड किया था, इसी के कारण कुछ लोग उसे पकड़ते हैं। इसी चक्कर में युनसुक अपनी हर रोज की दवाई लेना भूल जाता है, जिसके कारण वो इनके हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाता है। जुनसुक हर छोटी चीज को नोटिस करता है और उसे सब पता चलता है कि ना तो ये उसके असली माता पिता है और ना तो युनसुक उसका असली में भाई है। अब दोस्तों ये था कहानी का पहला प्लॉट। ये सारी डिटेल सुनने के बाद अभी भी जुनसुक को कोई चीजें याद नहीं आई थी मर्डर के बारे में। इसलिए यहाँ पे युनसुक फिर से उसे हिप्नोटाइज करने के लिए लेके जाता है ताकि ये सब कुछ स्टार्टिंग से वापस शुरू करे, उसका माइंड रीसेट करे। लेकिन तभी जुनसुक चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है और वैसे ही जख्मी हालत में भागने लगता है, लेकिन एक गाड़ी से टकरा के वो रास्ते पे ही बेहोश हो जाता है। अब उसको लेने की गड़बड़ी में युनसुक की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी जख्मी हालत में वहीं पे पड़ता है। पुलिस केस होती है और यहाँ पे जुनसुक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाते वक्त उसकी पूरी मेमोरी वापस आ जाती है। इनफैक्ट वो मर्डर का हादसा भी उसे याद आता है। और दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे मूवी का फाइनल और सेकंड प्लॉट रिवील होता है। दरअसल 20 साल पहले एक एक्सीडेंट के कारण वो अनस्टेबल हुआ था और उसे मेमोरी लॉस हुआ है। और हम बैकग्राउंड में देखते हैं जिनसुक एक अच्छा नॉर्मल लड़का था, 20 साल का। उसके असली माता पिता और भाई एक दिन गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट होता है। इसमें माता पिता और बड़ा भाई काफी सीरियस हो जाते हैं, जिसके कारण जिनसुक को पहला शॉक लगता है। हॉस्पिटल में कई महीने बीत जाते हैं और ये तीनों भी रिकवर नहीं करते, लेकिन उसके बाद माता पिता गुजर जाते हैं और भाई अभी भी सीरियस था। हॉस्पिटल का डॉक्टर जिनसुक को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे भाई को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा और उसके लिए काफी पैसे लगने वाले थे। अब ये पैसे जिनसुक के पास तो नहीं थे, क्योंकि उस समय साउथ कोरिया में पूरी तरीके से आर्थिक मंदी चल रही थी, पूरा देश डूबने के कगार पे था। इसी के कारण ये ग्रेजुएट होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिलती। जॉब के सिलसिले में वो बार बार अपने मेल्स चेक करता था, तभी उसे एक दिन एक मेल आता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें एक औरत का मर्डर करना होगा। काफी देर सोचने के बाद वो उस मेल पे रिप्लाई करता है। यहाँ पे वो आदमी एक एड्रेस देता है, कहता है कि घर में 3 मेंबर होंगे, एक औरत और 2 बच्चे, तुम्हें सिर्फ औरत को मारना है। फिर जुनसुक रात को चाकू लेके उस घर में जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि वो औरत यानी एक माँ अपने छोटे बेटे को साथ लेके चैन से सोई हुई है। ये नजारा देख के उसे मारने का उसका मन नहीं करता, काफी गिल्टी फील होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से निकलता है। लेकिन उतने में ही वो औरत नींद से उठ जाती है और जुनसुक को देख के चिल्लाने लगती है। ये उसे शांत करता है और लौट जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बेटी आती है और इसके हाथ में चाकू देख के और भी जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और वो एक कमरे में जाती है। अब जुनसुक उसे शांत कराने जाता है, लेकिन वहीं पे उसकी हाथापाई होने लगती है उस लड़की के साथ और गलती से उस लड़की को
चाकू लग के वो वहीं पे गुजर जाती है। अब यहाँ पे वो औरत भी आ जाती है, अपने बेटी को ऐसे गुजरा हुआ देख वो भी चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों यहाँ पे जिनसुक की हालत अपने माता पिता जाने के कारण ऑलरेडी सही नहीं थी, वो शॉक में था, भाई भी सीरियस था और इसी गड़बड़ी में वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाता है और उसी कश्मकश में वो उस औरत को भी मार देता है। लेकिन भागते समय उनका जो छोटा बेटा था वो इसको देख लेता है, पर जिनसुक उसे नहीं मारता, उसे एक रूम में छुपने के लिए कहता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन घर से निकलने के वक्त वो इनका फैमिली फोटो देखता है और इसमें देखता है कि हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वही इस औरत का पति था। इस फोटो को देख के जिनसुक को समझ आता है कि मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला वही डॉक्टर है जो इसके भाई का इलाज कर रहा है। ये देख जिनसुक वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे वो छोटा बच्चा काफी शॉक में रहता है, अपने माँ और बहन को ऐसे गुजरा हुआ देख के वो अपने पिता को कॉल करता है। अगले ही दिन जिनसुक टेरेस पे उस डॉक्टर को कन्फ्रंट करता है कि तुमने ये सब क्यों किया। डॉक्टर कहता है कि पूरे देश में आर्थिक मंदी चलने के कारण सबकी हालत बहुत ही खराब थी, डॉक्टर होने के बावजूद इसकी भी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अपने वाइफ का इंश्योरेंस किया था जिससे वाइफ मरने के बाद उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे और इन पैसे से वो अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर करने वाला था ताकि उनको एक अच्छी जिंदगी मिले, और इसीलिए वो जिनसुक को उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। लेकिन जिनसुक गड़बड़ कर देता है और वो उसके बेटी को भी मार डालता है, जिसके कारण डॉक्टर को काफी गुस्सा आया था। वो जिनसुक को पैसे देने से इनकार कर देते हैं। अब अगर पैसे नहीं मिले तो भाई का ऑपरेशन भी नहीं होगा। इसी के कारण जिनसुक पूरी तरीके से अपना होश खो देता है और डॉक्टर को मारने लगता है। दोनों के हाथापाई में डॉक्टर टेरेस से गिर जाते हैं और वो वहीं पे मर जाते हैं। यहाँ पे जिनसुक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे सिवाय वो छोटे बच्चे के जो आई विटनेस था। पुलिस भी जिनसुक को पकड़ नहीं पाती और कुछ ही दिनों के बाद जिनसुक का जो असली भाई था ऑपरेशन ना होने के कारण वो भी बेचारा गुजर जाता है। अब इस पूरे इंसिडेंट के कारण जिनसुक को डिसोसिएटिव एमनीशिया हो जाता है और ये पूरा इंसिडेंट वो भूल जाता है। उसकी लास्ट मेमोरी यही थी कि वो अपने फैमिली के साथ कार से जा रहा था, लेकिन ये सारी चीजें अब उसे याद आई थी। हॉस्पिटल में जब वो आँख खोलता है तब वो सामने युनसुक को पाता है। युनसुक उसका रियल भाई नहीं था, वो जिनसुक को एक जहर भरा इंजेक्शन मारने वाला था ताकि ये पूरा मर्डर का चैप्टर उसके साथ ही खत्म हो जाए। लेकिन तभी जिनसुक उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। फिर यहाँ पे युनसुक रिवील करता है कि मर्डर के रात में जिस बच्चे को उसने छोड़ा था ये वही बच्चा है, उस डॉक्टर का लड़का, एकलौता आई विटनेस। वो कभी भी जुनसुक का चेहरा भूला नहीं था। उसके माता पिता बहन के मरने के बाद उसके सारे रिलेटिव्स ने इंश्योरेंस के पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हड़प ली थी और इसको अनाथालय भेज दिया था। डॉक्टर के बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तब से वो जुनसुक को ढूंढ रहा था और अभी वो उसे मिलता है, लेकिन उसकी मेमोरी ही नहीं थी। उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो प्लान करके उसे बार बार मर्डर सीन रिक्रिएट करता है। आगे फिर युनसुक उसे पूछता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है तो बताओ मेरे पिता इस मर्डर में शामिल थे या नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने माँ बनने के कुछ ही दिनों पहले इंश्योरेंस खोला था उनके नाम पे। लेकिन जुनसुक का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है और वो जोरों जोरों से रोने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता उस मर्डर में शामिल नहीं थे, ये सब कुछ मैंने अकेले ने किया है। यहाँ पे दोस्तों दरअसल जिनसुक डॉक्टर का नाम नहीं लेता क्योंकि भले ही वो मेन गुनहगार था पर उसने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया था, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए वो पैसे लेना चाहता था। लेकिन जुनसुक के फेशियल एक्सप्रेशन से युनसुक को पता चल जाता है कि ये झूठ कह रहा है और उसके पिता ने ही ये सारा मर्डर का प्लान किया था। युनसुक को भी बहुत बड़ा शॉक लगता है कि उसके पिता के कारण उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। भले 4 रोटी के बजाय 1 रोटी खाते, लेकिन उसकी माँ और बहन जिंदा होती और उसकी खुद की जिंदगी भी ऐसे बर्बाद नहीं होती। ये सब कुछ जानने के बाद युनसुक को अपनी पूरी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है और वो टेरेस पे जाके जंप मार के खुद का सुसाइड करता है। ये सब कुछ जानने के बाद युनसुक भी पछताने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उसकी जिंदगी के साथ, और वो जहरीला इंजेक्शन वो खुद ही लेता है और खुद को वहीं पे मार डालता है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये मूवी पैरासाइट की याद दिलाती है कि अगर लोगों के पास इनफ पैसे ना हो अपना गुजारा करने के लिए तो उनकी जिंदगी कितनी बदतर हो जाती है, उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। इवन वो डॉक्टर जो पढ़ा लिखा था, आर्थिक मंदी के कारण वो इतना डूब जाता है कि अपने पत्नी को ही वो मारने के लिए रेडी होता है। तो दूसरी जगह पे वो एक ऐसे इंसान का फायदा लेने की कोशिश करता है जिसके माता पिता अभी अभी गुजरे थे और जुनसुक को भी अपने भाई को बचाने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ता है।
मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए। मुझे एक बचपन का किस्सा याद आता है। जब हम लोग काफ़ी छोटे थे तब मम्मी एंड पापा भी कुछ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और कई बार पता है मम्मी खुद खाना नहीं खाती थी, लेकिन मुझे और मेरे छोटे भाई को वो खाना देती थी। बचपन में तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो क्या करती थी। दोस्तों, आपके भी फैमिली का कोई अगर ऐसा किस्सा है जहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियली उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी अपनी कहानी कभी मैं फुर्सत में बताऊंगी, काफ़ी लंबी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड और अगर ऐसी ही मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो करते वक्त उस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।